गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी का कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है भाई। एक बार कमेंट करके मेरे को ये बता दो भाई, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं क्या। उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर हम जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है भाई, ठीक है ना। जो बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है, बीएससी एग्रीकल्चर जो 6 ईयर प्रोग्राम है भाई, ठीक है, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एचएयू के लिए, उसका जो पेपर आया था आपका 2022 के अंदर, ठीक है, उस पेपर का आज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो, बता दो ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या। उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है भाई, पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो आपका एमएसपी है, जो आपका क्या है एमएसपी है, वो 2022 और 2022-23 के अंदर कितनी फसलों पर वो दिया गया था भाई, ठीक है ना। कितनी फसलें उसके अंदर शामिल की गई थी, कितनी क्रॉप्स उसके अंदर शामिल की गई थी, तो वो घोषित किया गया था आपका कितने के लिए भाई, वो घोषित किया गया था आपका 23 जो क्रॉप्स है उनके लिए घोषित किया गया था। अगर मैं एमएसपी की बात करता हूं, एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, मिनिमम स्पॉट प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो आपका कम से कम जो मूल्य होता है वो तय किया जाता है, उसका खर्च लगाकर सारा कुछ शामिल करके वो, और कितनी फसलों पर देने की घोषणा की थी भाई, 23 फसलों के ऊपर देने की घोषणा की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे, विच ऑफ दीज क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय नीमाटोड्स। जो आपके नीमाटोड्स है, जो आपके सूत्रकृमि होते हैं, उनसे कौन सी फसल ग्रसित होती है, ये पूछा गया है। यानी कि इनसे, नीमाटोड से कौन सी बीमारी या कौन सी फसल के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है, कौन सी फसल के ऊपर प्रभाव पड़ता है भाई, ये आपका अनाज के ऊपर भी प्रभाव डालती है, ठीक है, ये आपका सब्जियों के ऊपर भी डालती है, और जो आपकी बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, उसके ऊपर भी प्रभाव डालती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ दीज। जो निमाटोड्स होते हैं, जो सूत्रकृमि होते हैं, वो सभी को प्रभावित करने का काम वो करते हैं भाई। इनमें से कौन सा खरीफ फसलों का खरपतवार नहीं है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए वीड ऑफ खरीफ क्रॉप भाई। जो आपकी खरीफ की जो फसलें होती हैं उनमें से कौन सा इनका खरपतवार नहीं है, ये पूछा गया है। खरपतवार की अगर बात करता हूं, इनमें से कौन सा खरपतवार नहीं है, जो आपका फेलेरिस माइनर है, ठीक है ना, ये आपका खरीफ की फसलों का क्या नहीं है भाई, ये आपका खरपतवार नहीं है। कोंधरा भी होता है, उसके बाद सांठी भी होती है, जिसको आप डायरेक्ट सांठी भी बोलते हो, और सावक भी होता है, जिसे आप सामक भी कह देते हो डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर। ये तीनों जो होते हैं खरीफ की फसलों के होते हैं, लेकिन आपका जो फेलेरिस माइनर है ये आपका खरीफ की फसल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी सॉइल सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ्स एट वन स्पॉट आर टेकन व्हेन ए न्यू ऑर्किड इज टू बी प्लांटेड, ठीक है। किसी नए बाग को लगाने से पहले विभिन्न गहराइयों से एक जगह से कितने मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं। यानी कि जब आप बाग लगाते हो कोई भी, वहां पर जो आपकी सॉइल की सैंपलिंग की जाती है, या कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर कम है, कौन सी फसल इसके अंदर अच्छी हो सकती है, कौन सा बाग इसके अंदर लग सकता है, तो कितने सैंपल उठाए जाते हैं भाई, उसके अंदर आपके एक जगह से 7 सैंपल उठाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विच हैंड टूल इज नॉट यूज्ड इन फील्ड भाई, ठीक है ना। जो आपकी क्या होती है, खेती होती है, उसमें कौन सा उपकरण जो हाथों से यूज किया जाने वाला उपकरण है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। यहां पर अगर बात करता हूं, कसी का प्रयोग किया जाता है, द्रांति का प्रयोग, सिक्कल का प्रयोग किया जाता है भाई, व्हील हैंड हु हस्तचालित पहिएदार कसौले का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि हाथ से चलता है, हस्तचालित कह दिया। जो आपकी गेती होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता भाई।
ठीक है ना, गेती का प्रयोग आपका नहीं किया जाता। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, विच रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड, इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है भाई, ठीक है, कौन सा संबंध इनमें से सही नहीं है, इनमें से संबंध कौन सा गलत है, इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये गलत है भाई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसके अंदर क्या कहा गया है, 21% 10 किलोग्राम जिंक के अंदर इज इक्वल टू 90 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये बात क्या है आपकी गलत है। इसके यहाँ पर अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये बात आपकी ठीक है भाई, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या है, गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है, बीएससी एग्री, ठीक है, ये दो प्रोग्राम के अंदर किया जाता है, एक आपका 4 ईयर प्रोग्राम होता है, एक आपका 6 ईयर प्रोग्राम होता है। 4 ईयर प्रोग्राम आपका आफ्टर 12th, ठीक है, नॉन मेडिकल या मेडिकल, दोनों स्ट्रीम साइंस की जो हैं। 6 ईयर जो प्रोग्राम होगा भाई ये आफ्टर 10th होगा, 10वीं के बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एचएयू के अंदर आपका ये करवाई जाती है। आप 10वीं के बाद सीधा बीएससी कर सकते हो एग्रीकल्चर से, और बहुत अच्छा स्कोप भी है भाई, ठीक है ना। आगे जब आपका टाइम आता है उसके अंदर जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर का है बहुत अच्छा स्कोप है। +2 के बाद 4 साल की होती है और 10वीं के बाद आपकी 6 साल की होती है। जब 10वीं के बाद होती है इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन पूछा जाता है, प्लस में आपका यहाँ पर साइंस पूछी जाती है, ठीक है। और आफ्टर जो आपकी 4 ईयर होता है, 12th के बाद जो होता है इसके अंदर आपका पीसीएम या पीसीबी, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा पेपर होता है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई, एचएयू सभी को पता होगा, एशिया की सबसे बड़ी। उसके बाद देखिएगा लास्ट जो क्वेश्चन कर रहे थे आप पे, कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, मक्की की बिजाई के लिए, ठीक है ना, जो मक्की की बिजाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा चालित मशीन से नहीं की जाती भाई, ये पूछ रखा है। सोविंग ऑफ मैज कैन नॉट बी डन बाय ट्रैक्टर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट या मशीन भाई, मक्की की बिजाई किसी ट्रैक्टर चालित मशीन से नहीं की जाती भाई, किसके द्वारा, न्यूमेटिक प्लांटर, ठीक है ना, किसके द्वारा, न्यूमेटिक प्लांटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, विच इज नॉट ए डिडिशियस ट्री भाई, ठीक है, इनमें से कौन सा पेड़ साल में एक बार पत्ते नहीं झाड़ता भाई, ये पूछा है कि कौन सा पेड़ है जो साल के अंदर एक बार पत्ते नहीं झाड़ता। अगर मैं बात करता हूं मल्पबेरी की, सहतूत भी झाड़ता है मल्पबेरी, उसके बाद जो आपका पॉपुलर है वो भी, और महानीम है वो भी, लेकिन जो आपका कौन सा है भाई, कैसूरीना है, जो कैसूरीना पौधा है वो साल में एक बार आपके पत्ते नहीं झाड़ता, पौधे का नाम क्या है आपका, कैसूरीना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ दीज आर नॉट प्लांट बेस्ड ऑयल सीड केक, इनमें से कौन सी खली पौधे से निर्मित नहीं है भाई, ठीक है ना, जो आपका ऑयल सीड केक है वो इनमें से किस प्लांट के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो आपका किसके ऊपर नहीं है भाई, प्रेसमड व जिप्सम, ठीक है, प्रेसमड एंड जिप्सम के ऊपर वो बेस्ड नहीं है, ठीक है। आपके जो क्या है, अरंड होता है, कैस्टर जिसे आप बोलते हो, मस्टर्ड, सरसों एंड तिल, ये भी आपका किसके ऊपर है, ये सारे के सारे आपका पौधों के ऊपर बेस्ड है ना, सारे के पौधे होते हैं ना। उसके बाद नीम है, उसके बाद आपका करंज है और महुआ है, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, प्लांट बेस्ड ऑयल सीड केक है। जो आपका कॉटन है वो भी प्लांट है और सनफ्लावर है वो भी, लेकिन जो आपका ये है ये क्या है, आर्टिफिशियल है, प्रेसमड व जिप्सम भाई, प्रेसमड एंड जिप्सम। उसके बाद डेसीसाइमन पर मीटर किसकी इकाई है भाई, किसकी है, ये आपकी वायु की स्पीड है भाई, विंड स्पीड है, उसको किसमें द्वारा, डेसीसाइमन पर मीटर की जो यूनिट है वो किसकी है, आपकी विंड स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विच केमिकल शुड नॉट बी स्प्रेड बाय ड्रोन, इनमें से किस रसायन का जो छिड़काव है वो ड्रोन के द्वारा नहीं किया जाता। यानी कि जैसे अब आजकल क्या है, जैसे यूरिया है, यूरिया की भी एक कैटेगरी आ गई है नैनो यूरिया, उसका भी क्या है बाय ड्रोन छिड़काव किया जाता है, उसको आप अपनी फसल के अंदर बाय ड्रोन कर सकते हो। लेकिन ऐसी कौन सी दवाई है जिसका प्रयोग बाय ड्रोन नहीं किया जा सकता भाई, वो आपके कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं उनका प्रयोग आप बाय ड्रोन नहीं कर सकते भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, ये लिक्विड नैनो यूरिया, ये आ गया भाई, अभी बताया था मैंने नैनो यूरिया के बारे में। लिक्विड नैनो यूरिया फेलियर स्प्रे प्रोवाइड्स, तरल नैनो यूरिया का स्प्रे प्रदान करवाता है, ठीक है ना। कौन करवाता है? अगर बात करता हूं मैं, जो आपका यूरिया होता है, जो आपका यूरिया खाद का जो इस्तेमाल आप करते हो, उसके अंदर 46% आपकी क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो लिक्विड जो आपका लिक्विड नैनो यूरिया है वो भी क्या प्रोवाइड करवाएगा, आपका नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। किसको प्रोवाइड करवाने का काम करेगा भाई, वो नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवाने का काम वो करेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, इंसेक्ट पोसेस लेग्स, विंग्स एंड बॉडी पार्ट्स रिस्पेक्टिवली, कर्मशः कीटों में टांगे, पंख व शरीर के भाग होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कीटों में टांगे, पंख और शरीर में, अगर मैं बात करता हूं वो कितने होंगे भाई, 3 जोड़ी तो क्या होंगे आपके टांगे, उसके बाद 2 पेयर उसमें किसके होंगे, पंखों के होंगे, और शरीर के भाग कितने होंगे उसके अंदर, 3 बॉडी पार्ट्स होंगे। ये आपकी पहचान होती है किसकी भाई, इंसेक्ट्स की, याद रखना है। 3 पेयर उसके अंदर क्या पाई जाएंगी, लेग्स, 2 पेयर उसके अंदर आपके क्या होंगे, विंग्स होंगे, पंख होंगे, और 3 पेयर उसके अंदर उसके बॉडी ऑर्गन होंगे, शरीर के अंग होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर नॉट फार्मर फ्रेंड भाई, इनमें से कौन से कीट किसान के मित्र नहीं है, ठीक है ना। कौन से किसान के मित्र नहीं है जो फार्मर फ्रेंड नहीं है। फार्मर फ्रेंड वो होंगे जो किसान को या उसकी फसल को कोई भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, और जो उसकी फसल के लिए हानिकारक होंगे वो उसके क्या नहीं होंगे भाई, मित्र नहीं होंगे। तो कौन से मित्र नहीं है भाई आपके, वो है आपका व्हाइट ग्रब, व्हाइट फ्लाई और बलिस्टर बीटल, ठीक है। ये आपके किसान के क्या है भाई, फ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ग्रास इज यूज्ड एज फॉडर ग्रास फॉर फीडिंग लाइवस्टॉक, कौन सा घास पशुओं को हरे चारे के लिए खिलाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रास पूछा है, किसका प्रयोग किया जाता है भाई, नींबू घास का है, लेमन ग्रास, उसके बाद रोसा घास है, रोसा ग्रास है, हाइब्रिड नेपियर ग्रास है भाई, हाइब्रिड नेपियर घास है, या नट ग्रास है जिसे मोथा घास कहा जाता है। इनमें से बताओ किसका प्रयोग भाई आपका जो पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, किसका किया जाता है भाई, हाइब्रिड नाइपर ग्रास, ठीक है ना। हाइब्रिड नाइपर ग्रास का प्रयोग किया जाता है चारे के लिए। विच इज नॉट एट ऑल द ट्रैक्टर ऑपरेटेड इंप्लीमेंट, इनमें से कौन सा उपकरण बिल्कुल भी ट्रैक्टर संचालित नहीं कर सकता भाई, यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो ट्रैक्टर नहीं चला सकता भाई। सब सॉइलर है उसका प्रयोग कर सकता है, लेजर लेवल लेवलर है उसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो कंप्यूटर बेस्ड गोड़ी भी। उसके बाद बात करता हूं मल्टीपर्पज पावर थ्रेशर है, ये नहीं कर सकता भाई। मल्टीपर्पज पावर थ्रेशर कसोले का प्रयोग भी कर सकता है, नहीं, ट्रैक्टर द्वारा संचालित नहीं है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा, विच अर्थवॉर्म स्पीशीज इज नॉट मोस्ट एफिशिएंट, केंचुओं में कौन सी प्रजाति सबसे अधिक सक्रिय है भाई, ठीक है ना। कौन सी सबसे ज्यादा काम करती है, कौन सी सबसे ज्यादा सक्रिय है, कौन सी है भाई, वो आपकी आइसिनिया फिटिडा, आइसिनिया फिटिडा, ये प्रजाति सबसे ज्यादा क्या है आपकी सक्रिय है। विच इज नॉट ए वैरायटी ऑफ बाजरा, इनमें से बाजरा की किस्म कौन सी नहीं है, ये दे रखी है HHB 311, HHB 272, HHB
299। ये तीनों की तीनों आपकी क्या है, बाजरे की किस्म है। लेकिन यहाँ पर दो आपकी दी गई है DBW 303, ये आपकी बाजरे की किस्म नहीं है। बाकी की जो ये तीन दी गई हैं ये आपकी बाजरे की किस्म है भाई। उसके बाद देखिएगा सल्फर इज यूजफुल फॉर, जो आपका सल्फर होता है वो किसके लिए ज्यादा लाभदायक होता है, सल्फर इन सॉइल सीड क्रॉप एंड पल्सेज क्रॉप्स ओनली, केवल तिलहन फसलों और दलहन फसलों में। इन ऑनियन एंड गार्लिक ओनली, केवल प्याज और लहसुन में। उसके बाद दे रखा है केवल समस्याग्रस्त मिट्टी के सुधार करने में। इन रिक्लेमेनेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स ओनली, सभी के अंदर किसका प्रयोग होता है भाई, सल्फर का प्रयोग होता है। दलहन की फसलों के अंदर भी होता है, प्याज के अंदर भी होता है। और जो आपकी मिट्टी खराब हो जाती है, वो उपजाऊ नहीं रहती, बंजर हो जाती है, उसका सुधार करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। विच इज द बासमती वैरायटी अमंगस्ट दिस, इनमें से बासमती धान की किस्म कौन सी है। जो आपके धान होते हैं, जो चावल होते हैं, जो पेडी होती है, उसकी बड़ी ही फेमस वैरायटी है बासमती, ठीक है ना। उनमें से इसकी कौन सी नहीं है भाई, CSR 30, ये आपकी बासमती की एक वैरायटी नहीं है। HKR 126 ये भी है, HKR 47 ये भी है, HKR 48, ये तीनों की तीनों जो वैरायटी है ये बासमती की वैरायटी है। लेकिन आपकी जो CSR 30 है ये बासमती की वैरायटी नहीं है। उसके बाद देखिएगा हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, भाई जो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश है, जिसके अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। अगर पूछ लिया जाए प्रति व्यक्ति के अंदर, तो प्रति व्यक्ति के अंदर आपका पंजाब आता है सबसे अधिक, और दूसरे नंबर पर प्रति व्यक्ति के अंदर आपका हरियाणा राज्य आता है। और वैसे अगर टोटल की बात करें तो टोटल के अंदर सबसे ज्यादा कौन मिल्क का प्रोडक्शन करता है आपका, वो करता है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल्स इज कॉज्ड बाय, मवेशियों में जो पैर और मुख की बीमारी आती है वो किसके कारण आती है भाई, वायरस के कारण आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहां जाएगा भाई, साहिवाल इज द ब्रीड ऑफ, जो साहिवाल है वो किसकी नस्ल है। साहिवाल किससे संबंधित है, आपकी गाय से संबंधित है, ठीक है ना। साहिवाल किससे संबंधित है, गाय से संबंधित है। गाय की और कौन सी मुख्य है, आपकी गिरबी है, ठीक है। उसके बाद एक आती है आपकी थार पारकर, ठीक है। और एक अभी आपके लुआस ने जिसको जनरेट किया था भाई आपकी हरधेनु, ठीक है। उसके बाद HF भी आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ हरियाणा, कौन सी हरियाणा की महत्वपूर्ण फसल चक्कर नहीं है भाई, ठीक है ना। कौन सा महत्वपूर्ण फसल चक्कर नहीं है, देखिएगा पहले अगर आपने बाजरा बो रखा है, बाजरे के बाद क्या बोगे आप, वीट बोगे। अगर आपने कपास है, कपास कॉटन के बाद फिर वीट बोगे, बिल्कुल ठीक है। अगर राइस है आपका, राइस के बाद क्या बोगे, वीट, उसके बाद फिर राइस बोएगो। पहले राइस और उसके बाद दोबारा से राइस, ये नहीं है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका हरियाणा की जो फसल चक्र है उसके अंदर ये नहीं आता। राइस के बाद आप राइस नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि सर्दी के अंदर आपका ये नहीं होगा। गर्मी के अंदर और आपका जो बरसाती जो सीजन होता है उसी के अंदर आपका क्या होता है, राइस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद वाली फसल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, हरी घास वाली फसल पूछ रखी है, कौन सी नहीं है भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप क्या हो धान लगाते हो, पैडी जब आप लगाते हो उस समय उससे पहले और जो आपकी गेहूं होती है उसकी जो कटाई के बाद है, खेतों के अंदर मूंग बोया जाता है भाई, ठीक है ना। और मूंग का जो प्रयोग होता है ना वो उर्वरक के रूप में किया जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद जो आपका ढैंचा जो होता है उसका प्रयोग भी किया जाता है और लोबिया का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन जो होती है ना, इसको जो आपकी गेहूं जो होती है उसके पैरेलल में इसकी खेती की जाती है, ठीक है ना। जो गेहूं
तो इसका प्रयोग किसके रूप में, हरी घास के रूप में इसका प्रयोग क्या है दोस्तों, नहीं किया जाता। ठीक है ना, हरी घास के रूप में क्या है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवीन सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एक रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा गुण नहीं पाया जाता भाई। ठीक है ना, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन सा गुण नहीं पाया जाता, कौन सा नहीं पाया जाता भाई, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट भाई, जो आपके रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होगा उनकी सेम प्रॉपर्टी होगी भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये जो गुण है आपका ये नहीं पाया जाता भाई किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता, ये करैक्टर उनके अंदर आपका क्या है भाई, शो नहीं होता। उसके बाद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है ना, अपच के उपचार में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जब आपका भोजन नहीं पचता, इंडाइजेशन, तो उस समय किस औषधि का प्रयोग, किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है। जब आपका भोजन नहीं पचता तो उस समय प्रयोग किया जाता है आपका एंटासिड का, जिसे बोला जाता है अम्लरोधी। क्या कहा जाता है, अम्लरोधी, एंटासिड का उस समय क्या है भैया आपका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन के अंदर क्या दे रखा है आपको, रिएक्शन के अंदर दे रखा है Fe2O3 प्लस 2Al। ठीक है, और ये आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट है Al2O3 प्लस 2Fe, प्लस क्या दे रहा है भाई, ये 2Fe ये दे रहा है। कि ये पूछ रखा है कि किसका एग्जाम्पल ये है, ये उदाहरण किसका है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका आयरन था Fe था, इसके प्लेस पर क्या आ गया है आपका एल्यूमिनियम, और जो आयरन था वो किसकी जगह पर चला गया है, एल्यूमिनियम की जगह पर चला गया है। इसका मतलब ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है भाई, डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपका एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है किससे भाई, आपके Fe से। किससे मोर रिएक्टिव है, ये Fe से मोर रिएक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी है भाई। ठीक है ना, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी है। जो कार्बन आपका होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है भाई, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो कितना होता है आपका 6। पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी के अंदर कितने आएंगे, 4 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, तो कितने हैं, 4 हैं। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। जो इसकी आउटर मोस्ट सेल होगी भाई, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी कितनी, 4 होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए बेस, एक अम्ल एवं एक क्षारक अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है भाई। जब आपका क्या है, जब कोई एसिड और कोई जब बेस दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कोई न्यूट्रल चीज बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, अगर बात करता हूं मैं, यहां पर जो H2O है वो क्या है, न्यूट्रल है।
ठीक है, तो क्या बनाएंगे H2O। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिवेंटेशन ऑफ आयरन एंड रस्टिंग कैन बी डन बाय, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है भाई, कौन सा किया जाता है, उसको रंग रोगन, उसकी पेंटिंग भी की जाती है। उसके बाद क्रोम लेपन, जो क्रोमियम की उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, क्रोम प्लांटिंग भी की जाती है। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन यानी कि जो आपका गैल्वेनीकरण है वो भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा भाई, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी वही, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब दोनों हो आपके एक रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी कि अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। नवीन सर, रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ, इनमें से किस धातु को काटा नहीं जा सकता भाई, तो कौन सी धातु है जिसको काटा नहीं जा सकता, आपके जो लेड होता है जिसका सिंबल होता है Pb, जो लेड होता है भाई उस धातु को क्या है आपका काटा नहीं जा सकता, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है ना, वो नॉन मेटल बतानी है, वो अधातु बतानी है जो किसके अंदर पाई जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर भाई वो पाई जाती है, ठीक है ना। किसके अंदर मिलती है भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर वो मिलती है, उस उपधातु का नाम आपने बताना है। तो कौन सी होती है भाई, जो आपकी ब्रोमीन होती है ना, ब्रोमीन किसमें मिलती है, आपकी लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलती है। और कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि वो मेटल, वो धातु कौन सी है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाई जाती है, जो तरल अवस्था के अंदर पाई जाती है। उसके बाद व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला क्या होगा भाई, पेंटेन का आपका फार्मूला क्या होगा, अगर एन है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, आपका सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और अगर पेंटेन का पूछा है, पेंट का मतलब क्या है, पेंट का मतलब होता है 5, पेंट का मतलब कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं तो कितना आएगा आपका, हाइड्रोजन 5 के साथ कितने आएंगे आपके, 12 आएंगे भाई, कितने जुड़ेंगे, 12 जुड़ेंगे, क्योंकि 2n+2, ठीक है ना। पेंटेन का क्या होता है, 2n+2 होता है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 2 × 5+2 कितना आ जाएगा, 12। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा भाई वो कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन बनेगा सी, C5H12 भाई, ठीक है। ये किसका है, पेंटेन का फार्मूला है। उसके बाद देखिएगा एलिमेंट एक्स, ये क्या कह दिया भाई, इरेज कर लेता हूं एक बार मैं इसको, उसके बाद ही पता चलेगा क्या लिख रखा है। ये रहा एलिमेंट एक्स फॉर्म ए क्लोराइड विद द फार्मूला XCl2, ठीक है ना, क्या दे दिया, XCl2 दे दिया भाई, विच इज ए सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड है और हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है। एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज, ठीक है ना। तत्व X दूसरे सूत्र XCl2 है के साथ क्लोराइड बनाता है, जिसका जो गलनांक है वो भी अधिक है और ठोस अवस्था में रहता है। निम्न में से किस समूह के साथ रखा जाएगा, वो आपका मैग्नीशियम के साथ रखा जाएगा भाई, Mg के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनकेव मिरर इज नॉट यूज्ड भाई, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं किया जाता, अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता भाई, जो आपका कनकेव मिरर होता है उसका जो वाहन का साइड दर्पण होता है ना, रियर व्यू के लिए जो मिरर यूज किया जाता है व्हीकल के अंदर, उसका प्रयोग नहीं किया जाता भाई, ठीक है ना, उसका प्रयोग क्या है, नहीं किया जाता, ठीक है। कनके रियर व्यू के लिए उसका प्रयोग क्या है दोस्तों, नहीं किया जाता। बात क्लियर है।
नीलू चौधरी, राम राम भाई, ठीक है ना। रियर व्यू के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता, आपका कनकेव का नहीं किया जाता। रियर व्यू के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो कनकेव होता है वो क्या काम करता है, वो एक पॉइंट के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर आपकी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। उसके बाद देखिएगा, प्रोपेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8 हैज कोवलेंट बॉन्ड भी, ठीक है ना। जो आपका क्या होगा, C3H8 होगा, इसके बीच में जो आपके कितने सहसंयोजक बंद हो गए, कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए भाई, इसके अंदर आपके कितने कोवलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे भाई, 10 इसके अंदर आपके क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। शाबाश, ये कमेंट देने की आंसर देने की कोशिश करना भाई कमेंट के अंदर, कौन सी स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या कहता है, ये मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन टू ग्रुप भाई, ऊपर से जब नीचे के अंदर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हो तो आपका मेटालिक करेक्टर यानी कि धात्विक गुण बढ़ता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद क्या कहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, आवर्त सारणी के पीरियड में सहसंयोजक बंद सहसंयोजक कवच इलेक्ट्रॉन पर प्रभावित नाभिकीय आवेश को बढ़ा देते हैं, ये बात भी सच है भाई। उसके बाद कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से जुड़े रहते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, वो लूजली बाउंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपकी क्या है भाई, गलत स्टेटमेंट है। और उसके बाद क्या कहा इसने, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, जो आपका पीरियड में जो आणविक त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है, ये बात भी आपकी ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड, जो पदार्थ होता है, जो प्रतिरोध जिसका होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, ओम होती है, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करने का काम करता है, उसका विरोध करने का काम करता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, एरिया के ऊपर भी निर्भर करता है, श्योर करता है भाई, ठीक है। उसके मटेरियल के ऊपर, उसकी जो नेचर ऑफ मटेरियल, जो पदार्थ की प्रकृति है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और टेम्परेचर के ऊपर भी क्या है भाई, वो निर्भर करता है, तीनों के ऊपर निर्भर करता है। एक बात और बता देता हूं, जो भी आपका कंडक्टर होगा, जो भी आपका कंडक्टर होगा, जो भी आपका सुचालक होगा, अगर आप उसका टेम्परेचर क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, टेम्परेचर क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रेजिस्टेंस होता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर ये थोड़ा सा उल्टा होता है, अर्धचालक जो आपके होते हैं उसके अंदर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है सेमीकंडक्टर के अंदर, अर्धचालक के अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक कनकेव लेंस जो फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जो अवतल दर्पण है, ध्यान दो क्या कहता है, ये अवतल दर्पण की जो फोकल लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, किस वस्तु को 10 सेंटीमीटर का चित्र बनाने के लिए उसको कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, ये कहता है भाई, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है, ये अवतल की कर रहा है, यानी कि आपके पास ये मिरर है, ठीक है ना, आपके पास कौन सा मिरर है, आपके पास ये मिरर है, और इस मिरर के अंदर ये पॉइंट दे रखे हैं, ये आपका फोकल लेंथ, ये आपका फोकस जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और कहता है कि इससे जो पोल से कितनी दूरी पर आपका क्या बने भाई, इमेज बने, वो कहता है कि 10 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहाँ पर आपकी इमेज बने। पोल और फोकस के बीच में जो इमेज बनती है भाई वो कहाँ पर बनेगी भाई, यानी कि वस्तु कहाँ से हो, सी से थोड़ा सा पीछे हो,
सी से क्या हो आपकी थोड़ा सा क्या हो पीछे हो, ठीक है ना, यानी कि सी से थोड़ा सा पीछे होगी, यानी कि ये 15 है तो सेंटर तक की इसकी लंबाई कितनी चली जाएगी 30 चली जाएगी, कम से कम 30 होगी, तो इससे थोड़ा पीछे हो, यानी कि अगर 30 से कम का कोई ऑप्शन है वो तो सूट ही नहीं करेगा भाई। यहाँ पर अगर बात करता हूं ये भी 30 से कम है, ये भी 30 से कम है, ये भी 30 से कम है, तो ऑप्शन कौन सा सूट करेगा यहाँ पर आपका 30 करेगा, लेकिन एक्चुअल में 30 प्लस होना चाहिए था भाई, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट, यानी कि 110 वोल्ट के साथ जनरेट द करंट इज 0.20 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, ठीक है ना। बल्ब की पावर पूछ रखी है कितनी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 वोट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई आपका बी आएगा। उसके बाद कहता है स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, एक गोलाकार दर्पण व एक पतले गोलाकार लेंस, दोनों की फोकल जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। दर्पण व लेंस कैसे होंगे भाई, दोनों की सेम बता रखी है गोलाकार की, तो कैसे होंगे, अगर 10 दे रखी है तो बोथ क्या होंगे आपके कनकेव होंगे भाई, अवतल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा क्वेश्चन। Two conducting wires of same material of equal length and equal diameter भाई are first connected in series and then parallel in the circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, क्या कहता है ये आशीष सर आप अभय के भाई हो ना, हाँ जी भाई बिल्कुल अभय का भाई हूँ भाई आशीष। उसके बाद क्या कहता है ये समान पदार्थ, ध्यान दो सेम मटेरियल की बनी है वायर, लेंथ भी क्या है सेम है, डायामीटर भी क्या है सेम है, दोनों को क्या कर दिया भाई विद्युत तारों को एक सर्किट में जोड़ दिया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके साथ किस में जोड़ दिया है, उनको सीरीज के अंदर श्रेणी के अंदर जोड़ दिया सीरीज के अंदर उनको जोड़ दिया है। उसके बाद श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में बनने वाली ऊष्मा का अनुपात कितना होगा, ये पूछा है भाई। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसके अंदर जोड़ रखा है, सीरीज के अंदर जोड़ रखा है टू कंडक्टिंग वायर को, उनका जो रेशो बनेगा किसका, प्रोड्यूस्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक है ना। जो आपका हीट प्रोड्यूस्ड होगी ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका रेशो कितना होगा आपका 1:4 होगा भाई, कितना होगा 1:4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड ए डीसी जनरेटर इज दैट वे, ठीक है ना। एसी जनरेटर व डीसी जनरेटर में मूलभूत क्या अंतर होता है, दोनों के अंतर क्या होता है भाई, दोनों के अंतर फर्क कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स एंड डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर, ठीक है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होती है और डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, कम्यूटेटर होता है, ठीक है ना। ये याद रखना, डीसी के अंदर कम्यूटेटर पाया जाता है, एसी के अंदर आपकी क्या होती है स्प्लिक रिंग होती है, ठीक है ना, स्लिप रिंग होती है। उसके बाद देखिएगा, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट भाई। इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करने का काम कौन करता है, जनरेटर करता है, ठीक है ना। कौन करता है, जनरेटर करता है। इलेक्ट्रिक करंट को मापने का काम कौन करता है, मेजरिंग का काम कौन करता है, मेजरिंग का काम आपका करता है एमीटर, और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो करंट की डायरेक्शन को बताने का काम वो दोस्तों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो क्या काम करती है आपका, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर हमेशा आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि आप इलेक्ट्रिक उसको सप्लाई करवाते हो और उससे फिर क्या है कोई काम आप लेते हो, तो यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है।
तो ऑप्शन नंबर क्या बन गया, सी बन गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का जो परंपरागत जो स्रोत है वो कौन सा नहीं है, ठीक है ना, जो पहले से नहीं चला रहा भाई, ठीक है ना, जो कई परंपराओं से नहीं चला रहा। सोलर है पहले से है, जो आपका टेडल है, ज्वार है वो भी है, और वेव एनर्जी है। लेकिन जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, तापीय शक्ति संयंत्र है भाई, ये पहले से नहीं चला रहा, ये अभी आपके शुरू हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ए मैग्नेट फील्ड इज अप्लाइड इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ करंट इज मूविंग आउट ऑफ ए प्लेन टुवर्ड्स द व्यूअर्स, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कहता है कि जो आपका क्या है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो क्या कह दिया इसने, मैग्नेटिक फील्ड कह दिया भाई, ठीक है। और जो करंट है आपका वो क्या है, प्लेन टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी कि जिसकी तरफ आप देखते हो ये वाला जो आपका सीन बनेगा। और इसके अंदर ये पूछ रखा है ये वाला जो सीन बनेगा आपका, और पूछ रखा है आपको कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स वेस्ट होगी भाई, पश्चिम की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी, आपकी पश्चिम की तरफ जाएगी। ये बनेगा, ये बन गया, ये पॉइंट बन गया, ये व्यूअर को जो देखने वाला सामने है, और ये साइड जो आपकी होगी कौन सी होगी, पश्चिम होगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत कौन सा है भाई। अनवीकरण स्रोत वो है जो आपका किससे, जो आपकी जीवाश्मीय ऊर्जा होती है, एनर्जी फॉर्म फॉर फॉसिल फ्यूल, जो आपके क्या है भाई, जैसे ह्यूमन बॉडी है या जो भी आपके एनिमल्स हैं, जो प्लांट है, वो जब गल सड़ जाते हैं बहुत समय के बाद, उनसे जो ऊर्जा मिलती है वो क्या है आपका अनवीकरणीय है। उसके बाद विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स फॉर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, जो आपके चिप्स के या कुरकुरों के जो पैकेट आते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है भाई, एक इनर्ट गैस होती है। कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, एक अक्रियाशील गैस आपकी ये होती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स भाई, ठीक है ना, इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, ठीक है ना। वुड बायोमास के अंदर आता है, लिविंग की बात कर रहा है, यहाँ से कोयले भी आते हैं, उसके बाद गोबर गैस भी आती है, यहाँ से आप न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास का आपका एक सोर्स नहीं है। उसके बाद कहता है नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी है भैया, आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, जो नाभिकीय विखंडन होता है, उसके अंदर आपकी न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, उत्पन्न होती है, जनरेट होती है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का प्रयोग कहाँ, आपकी रसोई के अंदर किया जाता है। जो खाने का आपका सोडा होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका NaHCO3, NaHCO3, ये फार्मूला किसका होता है आपका, बेकिंग सोडे का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, एक रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद। नेक्स्ट की अगर बात करता हूं मैं, सर फायरमैन की कोई बुक बता दो ना, जल्द ही मिल जाएगी भैया आपको, जल्द ही सारी जो आपकी पोस्ट हैं उनके लिए सारी बुकिंग की एक वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं बता सकते दोस्त, क्योंकि ये अलग से वीडियो है एक। उसके बाद द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट्स इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स present in the reactant, such reaction are generally known as, एक रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद में उपस्थित तत्वों का कुल भार जो क्रियांकों के कुल भार के समान होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो आपकी रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, दोनों साइड आपका इक्वल जो मास होगा ना, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि बैलेंस आपकी रिएक्शन है, दोनों साइड में क्या है आपका बैलेंस किया गया है। उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई एक्सर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे प्रयोग किया जाता है, जो केसरिया रंग का लिटमस होता है वो लाइकेन से। लाइकेन आपका किसका एक रूप है भाई, एल्गी की एक फॉर्म है, ठीक है, वहां से आपके लिटमस पेपर को प्राप्त किया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट के अंदर होती है, 0.03% आपकी CO2 होती है।
वहां पर आपकी बात करता हूं मैं आपकी ऑक्सीजन की 21% अप्रोक्सीमेटली, नाइट्रोजन की बात करता हूं वहां पर 78.1% आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% होती है। उसके बाद क्या कहता है ये, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने ग्रुप हैं भाई, वो आपके 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियड कितने हैं आपके, 7 हैं भाई, ठीक है ना, पीरियड पूछ ले तो 7 हैं, और ग्रुप कितने हैं आपके, 18 हैं। नेक्स्ट देखो, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस, स्वपोषी जीवों की कार्बन व ऊर्जा आवश्यकताएं निम्न में से किस जीवन परक्रम के द्वारा पूरी होती है, वो आपकी पूरी होती है भाई फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना। पौधे आपका जो भोजन तैयार करते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यही पूछा है। जो आपके ऑटोट्रोप होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन किस विधि के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इसके अंदर आपको किसकी जरूरत होगी, CO2 की जरूरत होगी, यहाँ पर आपको H2O की जरूरत होगी, यहाँ पर आपको सनलाइट की जरूरत होगी भाई, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होगी, और यहाँ पर आपको क्लोरोफिल की यहाँ पर क्या होगी, आपको जरूरत होगी भाई, तभी आपका क्या है वो अपना भोजन क्या करते हैं दोस्तों, तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सेल, जो आपकी क्या होती है भाई, रंध्र होते हैं, जो छिद्र आपके पत्तों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनका खुलना और बंद होना कौन सी कोशिकाओं का कार्य है भाई, वो आपका गार्ड सेल का काम है, रक्षक कोशिकाओं का वो क्या होता है, काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग भाई, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आपकी आरबीसी करती है, जो ब्लड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है, साइज इनका सबसे छोटा होता है, और जो काम हीमोग्लोबिन करता है वही काम आपका आरबीसी करती है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, और आरबीसी भी आपका क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। और जो आरबीसी होती है, इसकी अगर शेप की बात करता हूं, इसकी शेप होती है बाइकनकेव। शेप कैसी होती है इसकी, बाइकनकेव होती है, और इसका लाइफ टाइम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 120 डेज होता है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट अगर बात करता हूं, वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोइल मूव टू प्लांट्स इन थ्रो, ठीक है ना, पादपों में मृदा से प्राप्त जो जल और खनिज होंगे ना, उनका जो गमन होगा, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा। यहां से बात करता हूं वाटर को हिंदी में क्या बोलते हो, जल। यहाँ जैसे क्या बनेगा, जाइलम, तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर एंड मिनरल्स का। दूसरा आपका आता है फूड, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि स्टार्च का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है आपका, वो करता है आपका फ्लोएम। कौन सा करता है, वो करता है आपका फ्लोएम टिश्यू करते हैं, फ्लोएम उत्तक करते हैं, ठीक है ना। जाइलम आपके जल का करेगा, फ्लोएम आपके किसका करेगा भैया, वो आपके फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उसके बाद क्या कहता है ये, द नर्वस सिस्टम टिश्यू इज मेड अप ऑफ, जो नर्वस सिस्टम का टिश्यू है वो किसका बना होता है, नर्वस सिस्टम आपका न्यूरॉन का बना होता है, ठीक है, न्यूरॉन का। द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, पृथ्वी खिंचाव के प्रभाव से प्रवाह व जड़ों की क्रमशः ऊपर व नीचे होने की जो वृद्धि होती है वह क्या कहलाती है, उसको कहा जाता है जियोट्रोपिज्म। क्या कहा जाता है, जियोट्रोपिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन हुई, ठीक है ना। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो कौन से हार्मोन को स्त्रावित करने के अंदर मदद करती है, वो आपके एड्रेनलिन। कौन से भाई, एड्रेनलिन, ठीक है ना। इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम पेनक्रियाज, थायरोक्सिन को सिक्रेट करने का काम कौन सी, थायराइड ग्लैंड करती है, थायराइड ग्रंथि। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा, वृषणों के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। और जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इसको आपकी एड्रेनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि इसको सिक्रेट करती है, जो आपकी कहाँ पाई जाती है, दोनों जो आपकी किडनी होती है, दोनों जो आपके वृक्क होते हैं, दोनों जो गुर्दे होते हैं, उनके ऊपर ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, जनन की विखंडन विधि किसका अभिलक्षण है भाई,
यूनिसेलुलर का है, एक कोशिकीय का है, एक कोशिकीय जीव का है भाई, ठीक है ना। विखंडन का मतलब क्या होगा, यानी कि टूटकर बनना। जैसे अमीबा है वो भी एक से क्या बनती है आपकी, दो बनते हैं, यानी कि टूटकर उनका क्या होना भाई, उनकी जो विखंडन, जनन की विखंडन, यानी कि जो एक से दो होंगे ना, जो जनन करेंगे तो वो क्या है, टूट जाते हैं, वो आपका यूनिसेलुलर के अंदर होता है। जो बडिंग का करेक्टरिस्टिक होती है, जो आपके मुकुलन की जो विधि होती है, वो आपकी हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर होती है भाई, हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है ये, जो आपका पिस्टल है, पिस्टल इज द टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोअर पार्ट, जो पुष्प का जो भाग होता है, स्त्री केसर किसे कहा जाता है, जो पिस्टल है वो किस किस भाग को कहा जाता है। जो आपका फीमेल होता है उसके अंदर जो फीमेल पोर्शन होता है आपका, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपका फ्लावर के अंदर होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है, उन्हीं को क्या बोलते हो भाई, पिस्टल बोलते हो। ये तीन होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं मेल के अंदर, मेल के अंदर आपका एंथर एंड फिलामेंट पाया जाता है। ये पोर्शन आपका मेल का होगा और फीमेल का कौन सा होगा, ओवरी होगा, स्टाइल होगा और स्टिग्मा होगा, ठीक है ना। सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपकी स्टाइल होती है और नीचे आपका क्या होता है, ओवरी होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो आपका मादा जनन तंत्र होता है, उसमें से कौन सा भाग नहीं है, ओवरी होता है भाई, यूट्रस गर्भाशय भी होता है, फलोपियन ट्यूब भी होता है, लेकिन जो आपका वास्ट डेफरेंस है ये नहीं होता भाई, ये आपका मेल के अंदर होता है। और जो आपकी नर नसबंदी होती है उसी के अंदर आपकी जो वास्ट डेफरेंस होता है भाई, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है या काट दिया जाता है, ठीक है ना। और जो ये तीन होते हैं आपकी, ओवरी जो होती है, यूट्रस और फलोपियन ट्यूब, ये आपकी क्या है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो महिला नसबंदी होती है उसके अंदर फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक या काट दिया जाता है। और जो ओवरी होती है इसकी संख्या कितनी होती है भाई, फीमेल के अंदर 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एंथर कंटेन्स, जो परागकोश होता है ना, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं आपके, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और जो पोलन ग्रेन होते हैं इनको कहा जाता है मेल गैमेट, मेल गैमेट ऑफ फ्लावर भी या प्लांट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये नर युग्मक होते हैं किसी भी पुष्प के अंदर, किसी भी फूल के अंदर, किसी भी पौधे के अंदर, ठीक है। मेल गैमेट कौन से होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। उसके बाद हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का पिता कौन था, अनुवांशिकी का पिता कौन था भाई, वो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल था, ठीक है ना। किसके ऊपर खोज की थी, मटर के पौधे के ऊपर, ठीक है ना। पी प्लांट के ऊपर इसने क्या की थी भाई, आपकी खोज की थी, मटर के पौधे के ऊपर इसने खोज की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद जो आपकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्व्ड ट्रेसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज, जीवित जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं भाई, उनको बोला जाता है फॉसिल्स, जीवाश्म उनको कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन सा हिस्सा करता है भाई, वो आपका करता है प्यूपिल। कौन सा हिस्सा करता है, प्यूपिल। इमेज कहां पर बनती है, रेटिना के ऊपर। कौन सा जो आपका पार्ट है जो डोनेट किया जाता है, आंख का जो दान में दिया जाता है, वो आपका है कार्निया। कौन सा हिस्सा है, कार्निया। उसके बाद देखिएगा द डिफेक्ट ऑफ नियर साइटेडनेस इज नोन एज, भाई जो नियर साइटेडनेस होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, उसको क्या बोला जाता है, मायोपिया। और जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें आपके पास की जो वस्तु है वो तो क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की होगी भाई, जो फार ऑब्जेक्ट होगा वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। और जो आपका क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, ये बोला जाता है फार साइटेडनेस। किसको बोला जाता है, फार साइटेडनेस। साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस।
उसके बाद द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, मानव की आंख में किस वस्तु का चित्र कौन से भाग पर बनता है भाई, अभी बताया था किस भाग के ऊपर बनती है इमेज, आपकी रेटिना के ऊपर बनती है। किसके ऊपर बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है इमेज। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होगा उसका सही क्रम बताओ क्या होगा भाई, ठीक है ना, उसका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी प्रोवाइड होगी, वो प्रोड्यूसर लेगा, कोई उत्पादक लेगा, उसके बाद उससे कोई प्राइमरी कंज्यूमर लेगा, उसके बाद आपका कोई सेकेंडरी कंज्यूमर लेगा, और उसके बाद आएगा आपका कोई टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल ठीक है। जैसे बात करता हूं मैं भाई, सनलाइट से पौधे अपना भोजन बनाएंगे, प्रोड्यूसर होंगे, वो कोई भी फल बनाएंगे, उसको फिर आगे कोई खाएगा, फिर आगे, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर सनलाइट सबसे पहले टॉप पे नहीं आ सकते भाई, सबसे पहले प्राइमरी आएंगे, यहाँ पर भी टॉप दे रखा है, तो ये आपके ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो आसानी से। द ओजोन लेयर परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फंक्शन, ओजोन परत की निम्नलिखित में से क्या आवश्यक कार्य है भाई, ठीक है ना। ओजोन का काम क्या है, एक तो आपकी वो यूवी रेडिएशन से बचाने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। अगर यूवी रेडिएशन रुकेगी तो कैंसर से भी आपकी क्या करेगा, रोकथाम करेगा, ठीक है ना। प्रिवेंट स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग, जो त्वचा का आपका कैंसर होता है उनसे बचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड चेन भाई, ठीक है ना। फूड चेन का सही क्रम क्या है, घास है, घास को मछली खाएगी, मछली को गोट बकरी नहीं खा सकती भाई, गोट को काऊ नहीं खा सकती, ग्रास को व्हीट गेहूं नहीं खा सकती, ग्रास को गोट खाएगी और गोट को ह्यूमन बीइंग खाता है भाई, बिल्कुल खाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, डी बनेगा भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, डी आएगा। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग, के टुकड़े में तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाने पर क्या होगा भाई, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड भाई, वहां से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड वहां से आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली अकरिंग एसिड फाउंड इन टमाटो, जो आपका टमाटर होता है उसमें प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, उसके अंदर आपका कौन सा पाया जाता है, ऑक्सोलिक एसिड। ऑक्सोलिक अम्ल आपका टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, टमाटो के अंदर एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका कहाँ भाई, दही के अंदर मिलता है, ठीक है। जो आपका खट्टा दूध होता है और जो आपकी कर्ड होती है, दही होती है, उसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2 भी, ठीक है ना। CaOCl2 का नाम क्या है ये पूछा है, CaOCl2, इसको बोला जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है भाई, इसको बोला जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। उसके बाद यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की इकाई कौन सी है भाई, किडनी की इकाई आपकी नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन है। न्यूरॉन किसकी इकाई है, आपके नर्वस सिस्टम की है, किसकी है, नर्वस सिस्टम की है, तंत्रिका तंत्र की है। और जो एक्सोन है ये किसका एक पार्ट है भाई, ये एक न्यूरॉन का एक भाग होता है, ठीक है ना। किसका भाग होता है, न्यूरॉन का एक भाग होता है एक्सोन। और नेफ्रॉन किसकी यूनिट है भाई, किडनी की आपकी एक यूनिट होती है जो आपके ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा आपका प्लांट हार्मोन है, ये गाइटोसिन नहीं है, यहाँ पर साइटोसिन करो भाई, ठीक है ना। साइटोसिन क्या है, आपका एक प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनक्रियाज सिक्रेट करती है, अग्नाशय सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन को थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, और एस्ट्रोजन आपका क्या है, एक सेक्सुअल हार्मोन है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है आपका, हग ऑफ ट्री मूवमेंट, जिसको आप बोलते हो चिपको आंदोलन, ठीक है, वो कब कहां से शुरू हुआ था भाई, चिपको आंदोलन, जो पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, एक मूवमेंट थी, ठीक है ना। वो कहां से शुरू हुआ था भाई, वो आपका बुंदेलखंड से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, बुंदेलखंड से वो शुरू हुआ था।
1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है, कितने होता है भाई, 1 वर्ग किलोमीटर आपका 100 हेक्टेयर होता है, 100 हेक्टेयर के क्या होता है भाई, इक्वल होता है। उसके बाद क्या कहता है, नंबर ऑफ टेक्सचुरल क्लासेज ऑफ सॉइल आर, मिट्टी में टेक्सचरल संरचना क्लासों की संख्या कितनी होती है, मिट्टी के अंदर वो संख्या पाई जाती है, वो कितनी होती है भाई, 12 होती है। कितनी होती है, 12। विच वन ऑफ इज नॉट ए मेडिसिनल प्लांट, इनमें से कौन सा पौधा औषधीय नहीं है भाई। जहां से आपको क्या ना मिलती हो, औषधि ना मिलती हो, पौधा पूछा है, वो आपका कौन सा है, जो कांग्रेस ग्रास है, जो कांग्रेस घास है भाई, वो आपका कोई औषधीय पौधा नहीं है। सर्पगंधा भी है, अश्वगंधा भी है और तुलसी भी है। इन तीनों का प्रयोग औषधियों के अंदर किया जाता है, लेकिन जो आपकी कांग्रेस ग्रास है उसका प्रयोग आपका नहीं किया जाता। ठीक है ना, कांग्रेस घास का प्रयोग आप नहीं किया जाता। क्लियर है ना, कांग्रेस जो घास होती है उसका प्रयोग आपका नहीं किया, औषधि के रूप में उसका यूज नहीं होता भाई। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद देखिएगा चलिए, रेड रूट डिजीज इन्फेक्ट टू द क्रॉप, जो आपकी कौन सी है भाई, रेड गलन बीमारी किस फसल को लगती है भाई, ये आपको लगती है, किसको लगती है भाई, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको लगती है गन्ने को, जिसको क्या बोलते हो आप, शुगर केन जिसको बोलते हो। ठीक है ना, इसको शुगर केन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, इंसेक्ट्स हार्म टू द क्रॉप्स थ्रो, फसलों की कीट इनके माध्यम से नुकसान पहुंचाते हैं, किसके माध्यम से भाई, जो फसलों के कीट होते हैं वो रूट्स के जरिए भी हो सकते हैं। उसके बाद ये क्या है भाई, जो आपके पत्ते हैं उनको खाकर, और उसके बाद उनके जो फ्रूट हैं और जो फल है उनको भी डैमेज करके। तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, वो सभी माध्यम से क्या है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके पौधे को। उसके बाद जो आपका मीठा नीम है, जिसको मुराया कोइनिंग बोला जाता है, उसका प्रयोग किसके अंदर किया जाता है भाई, उसका प्रयोग आपका वेजिटेबल्स एंड कढ़ी, दाल और सब्जी और कढ़ी के अंदर उसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका, मीठा नीम, जिसे मुराया कोइनिंग ही बोला जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, जो आपका पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। उसके बाद द मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज डन थ्रो, भारतवर्ष में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, भारत के अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है भाई, वो आपकी कैनाल्स के द्वारा, नहरों के द्वारा की जाती है भाई। ठीक है ना, जो भारत के अंदर आपकी खेतों की जो सिंचाई की जाती है, किसके द्वारा, नहरों के द्वारा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉल आर्मी वर्म डैमेजेज, फॉल आर्मी वर्म मुख्यतः नुकसान करता है, किसको करता है भाई, ये कौन सी फसल को करता है, आपके मक्के को करता है। उसके बाद है द शेप ऑफ 1 एकड़ फील्ड इज, 1 एकड़ जो खेत होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है, आयताकार होती है। जो इसकी लेंथ होती है वो 198 ये होती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एक्वेटिक एंड मार्सी लैंड प्लांट, इनमें से कौन सा जलीय व दलदल में उगने वाला पौधा नहीं है भाई। ठीक है ना, जो आपका क्या है, कमल होता है वो भी उगता है दलदल के अंदर, जलकुंभी, अजोला
पिनाटा। लेकिन जो आपका प्याजी होता है ये दलदल के अंदर आपका नहीं उगता भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मोस्ट डेंजरस कलर फाउंड इन द ट्रायंगल ऑन द पेस्टिसाइड कंटेनर इज। जो आपका कीटनाशक होता है ना, उसके ऊपर जो आपका ट्रायंगल बनी होती है, जो आपका त्रिकोण बना होता है, उसके अंदर कौन सा रंग खतरनाक, यानी कि जो खतरनाक होती है, जो सबसे हार्मफुल होता है पेस्टिसाइड, उसको शो करने का काम करती है, उसके अंदर भरा जाता है आपका कौन सा रंग, लाल रंग उसके अंदर भरा जाता है भाई। ठीक है ना, ये आपका पॉइजन को या हार्मफुल को इंडिकेट करता है। उसके बाद पैरासिटिक वीड ऑन मस्टर्ड क्रॉप, सरसों की फसल के परजीवी खरपतवार कौन से हैं भाई, ये कौन सा है आपका, ओरोबेंकी है। ठीक है ना, कौन सा है, ओरोबेंकी है। ये खरपतवार किसका है आपका, सरसों की फसल का है। उसके बाद अर्ली एंड लेट ब्लाइट डिजीज इनफेस्ट, शीघ्र व देरी से ब्लाइट बीमारी किस पर आती है भाई, ये जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आएगा आपका नन ऑफ दीज। उसके बाद ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज एंड नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड एट, भाई ये दोनों कहां पर हैं आपके, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, ठीक है, NDRI और आपका ICAR, ठीक है ना, ये कहां पर है आपके, ये दोनों के दोनों कहां पर है, हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर है भाई ये। ठीक है ना, कहां पर है ये, हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर ये है। ठीक है, और लेटेस्ट अगर मैं बात करता हूं, BSc 6 ईयर, BSc जो 6 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है ना, 6 ईयर प्रोग्राम है भाई, उसके लिए आपकी जो लेटेस्ट इंट्रेंस, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है ना, अभी जो होगा इंट्रेंस एग्जाम जो होगा, उसके लिए भाई लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर आपकी बुक लॉन्च कर दी गई है, केसी पब्लिकेशन। ठीक है ना, केसी पब्लिकेशन, ठीक है, 6 ईयर की है। उसके बाद आपका आफ्टर 12th जो लोग VLD का कोर्स करना चाहते हैं भाई, उनके लिए भी आपकी बुक लॉन्च कर दी गई है स्पेशल लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर। और जो आपकी BSc अगर मैं बात करता हूँ, 6 ईयर प्रोग्राम है, ये आपका 4 ईयर प्रोग्राम है, या कोई बच्चा VLD की तैयारी करना चाहता है, इनका जो इंट्रेंस देना चाहता है भाई, उनकी आपकी ऑफलाइन क्लासेज हिसार कृष्णा क्लासेज के अंदर भी आपकी क्या है, शुरू हो चुकी हैं। वो 15 तारीख से आपके क्या है भाई, बैच शुरू हो जाएंगे 15 मार्च से। ठीक है, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।